दोस्तों नमस्कार। इस देश ने कई मौकों पर भारत की राजनीति को बदलते हुए देखा है और भारत की राजनीति ने जब चुनावी मैदान में अपनी रणनीति को बदला तो उसके बाद राजनीतिक सत्ता भी बदल गई। और उस वक्त राजनीतिक सत्ता के बदलने का मतलब सिर्फ सियासत का हेरफेर नहीं था, बल्कि उसका प्रभाव इस देश की अर्थव्यवस्था, इस देश की सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों पर भी पड़ा। और 25 बरस के बाद एक बार फिर भारत की राजनीति उसी मुहाने पर आकर खड़ी हो गई है। 25 बरस पहले इस देश ने मंडल और कमंडल की राजनीति को देखा और उसका प्रभाव भारत की राजनीति नहीं बल्कि भारत के सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थितियों पर कितना पड़ा, इसकी ताप आप आज भी महसूस कर सकते हैं। और उससे पहले 1977 में इंदिरा गांधी के खिलाफ जनता पार्टी का बनना और उसके जरिए जिस सियासी लकीर को खींचते हुए इस देश ने देखा, उसने कई सवालों को जन्म दे दिया कि आने वाले वक्त में भारत की राजनीति कैसे बदलेगी और बदलती राजनीति में राष्ट्रीय राजनीति की भूमिका भी किस तरीके से बदलती हुई नजर आ सकती है। और संयोग देखिए 2024 को लेकर, यानी 1989 के 25 बरस बाद भारत की राजनीति जिस मुहाने पर खड़ी है उसमें कांग्रेस एक बार फिर से उसी राजनीतिक फार्मूलों के आश्रय चल पड़ी है जिस रास्ते इंदिरा गांधी चली थी, जिस रास्ते राजीव गांधी ने चलने की शुरुआत की थी। राहुल गांधी उसी रास्ते चल पड़े हैं, कांग्रेस उस रास्ते को अपना रही है। प्रियंका गांधी ने अपने तौर पर मध्य प्रदेश में चुनावी रैली के वक्त और उससे पहले नर्मदा नदी की पूजा अर्चना के वक्त क्या इसका संदेश दे दिया? कांग्रेस के भीतर का सॉफ्ट हिंदुत्व ने कभी भी आरएसएस को इस देश में पनपने नहीं दिया, बल्कि आरएसएस को कहीं साथ लिया, कहीं सौदेबाजी भी हुई और कहीं धराशायी उसको उसी के मंत्र से किया। लेकिन बीते लगभग 15 बरस के भीतर भारत की राजनीति में कांग्रेस के ऊपर मुस्लिम तुष्टीकरण को लेकर जो सवाल राजनीतिक तौर पर उठते चले गए, उसमें पहली बार कांग्रेस करवट लेती हुई दिखाई दे रही है। सावरकर शब्द अब राहुल गांधी की जुबान पर नहीं आएगा। यहां तक कि अब महात्मा गांधी का जिक्र होगा तो गोडसे का जिक्र जरूर होगा, जिसका जिक्र राहुल गांधी ने अमेरिकी यात्रा के दौर में भी कर दिया। लेकिन बदलाव के ये पदचिन्ह इतने भर नहीं है। कुछ पन्ने आपको पुराने पलटने होंगे और उन पुराने पन्नों के आश्रय मौजूदा वक्त में बदलती हुई कांग्रेस की राजनीति के सियासी पाठ को पढ़ना होगा। यह सवाल हर जहन में हो सकता है कि बजरंग दल पर प्रतिबंध का ऐलान कर्नाटक में और मध्य प्रदेश की सियासी जमीन पर अपने वोटों को उगाने के लिए हिंदुत्व के अनूठे रास्ते पर चलती हुई कांग्रेस, यह कोई नया नहीं है, लेकिन नई परिस्थिति इसलिए है क्योंकि दूसरी तरफ बीजेपी संघ परिवार वाली नहीं खड़ी है। बीजेपी यह मोदी वाली खड़ी है, जिसके पास इतने हथियार, इतने औजार राजनीतिक तौर पर हैं, जिसमें एक एक मुद्दों के आश्रय कांग्रेस को भेदने की ताकत रही है। लेकिन जब एक एक हथियार ढीले पड़ते चले गए और मोदी गवर्नेंस को लेकर सवाल इस देश के भीतर उठने लगा, तब यह सवाल था कि प्रधानमंत्री मोदी का जो ऑरा था वो खत्म हो चला है, जो चेहरे की चमक थी वो खत्म हो चली है, जो संगठन का सामूहिक प्रयास और उसका जो विस्तार होता था उसको बीते 9 बरस में मोदी गवर्नेंस के तहत खत्म कर दिया गया, जिस दायरे में बीजेपी का कार्यकर्ता और आरएसएस का स्वयंसेवक ही क्यों ना आता हो। क्योंकि एक के बाद एक ध्वस्त होते संघ के वो तमाम संगठन अपने अपने क्षेत्रों में काम करते हुए नजर नहीं आए तो एक झटके में वो कैसे खड़े होंगे। तो एक ही मंत्र, शायद ये मंत्र भारत की राजनीति में इतना मारक है कि जिसको लेकर कांग्रेस ने हमेशा सवाल खड़े किए हैं, और यह सवाल हिंदुत्व को लेकर है। उस हिंदुत्व के आश्रय जिसमें बहुत ही एग्रेसिव तरीके से बीजेपी बताना शुरू करती है कि भारत को हिंदू राष्ट्र हो जाना चाहिए, और उस दिशा में बढ़ते हुए कदम
हिंदुत्व और हिंदू के बीच एक ऐसी मोटी राजनीतिक लकीर खींचते हैं जिसमें बीजेपी जब खड़ी होती है तो वोट उसको 80-20 वाले हिसाब से मिलने लगता है। लेकिन कांग्रेस ने अब इसे भेदने की शुरुआत की है और इस भेदने का मंत्र कहां से कैसे शुरू होगा या हो चला है, यह मध्य प्रदेश की राजनीति इसलिए मायने रखती है कि कर्नाटक में बजरंग दल पर प्रतिबंध का जिक्र था, लेकिन मध्य प्रदेश के भीतर मंदिर मंदिर और तमाम जगहों पर पूजा अर्चना ही नहीं बल्कि राम राज्य की उस परिकल्पना को साबित करने की सोच है जिसको 1989 में चुनाव प्रचार के वक्त में राजीव गांधी दोहराया करते थे। राजीव गांधी ने राजनीतिक तौर पर जो प्रयोग करने की सोची थी उसी का हश्र था कि अगर उस दौर में आप चले जाइएगा तो बीजेपी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी भी उस वक्त ये कहने से नहीं कतराए थे कि अगर राजीव गांधी की सरकार होती तो अयोध्या में राम मंदिर बहुत तेजी से बन जाता, क्योंकि राजीव गांधी के राजनीतिक प्रयोगों ने दरअसल उस सॉफ्ट हिंदुत्व को पकड़ा और उससे पहले इंदिरा गांधी ने उस हिंदुत्व के आधार पर आरएसएस में सेंध लगा दी जिसके जरिए उस वक्त जनसंघ और मौजूदा वक्त में बीजेपी आगे बढ़ सकती है। आइए जरा सिलसिलेवार तरीके से चीजों को आज परखने की शुरुआत करें, लेकिन इससे पहले एक दृश्य आपको दिखलाना चाहते हैं। जब प्रियंका गांधी 2 दिन पहले मध्य प्रदेश, वह भी जबलपुर, वह भी नर्मदा के किनारे पहुंची पूजा करती हुई नजर आई और उस पूजा अर्चना के जरिए उन्होंने जो मैसेज दिया वो मैसेज हो सकता है प्रियंका गांधी को लेकर आपके जहन में आए कि दरअसल ये बदलती हुई कांग्रेस है। जी नहीं, यह कुछ अतीत के पन्नों को नए सिरे से पढ़ने की कोशिश है और प्रियंका गांधी की इस राजनीति को 2020 में भूमि पूजन के वक्त भी उनके द्वारा जिया गया एक पर्चा जो जारी किया गया था ट्विटर हैंडल पर, वह भी एक वक्त के लिए पढ़ने की आज जरूरत आपको पड़ेगी। लेकिन पहले इस दृश्य को देखिए। यह हिंदू संस्कृति है और शायद व्यापक तरीके से देखो तो यही भारतीय संस्कृति है और कांग्रेस इसी दिशा में बढ़ रही है। प्रियंका गांधी हर चुनावी रैली से पहले जिस आस्था या पूजा पाठ का जिक्र करती है या जो दिखाई देता है वो दरअसल भारतीय संस्कृति का हिस्सा है जिसके भीतर हिंदू संस्कृति समाई हुई है। यहीं पर कांग्रेस उस सॉफ्ट हिंदुत्व को अपना रही है जिससे संघ घबराता है। तो क्या प्रियंका गांधी की यह एक राजनीतिक यात्रा की शुरुआत है या फिर कांग्रेस के भीतर जो सवाल हिंदुत्व को लेकर गूंज रहा है उसमें कहीं एक बीज अब प्रियंका गांधी ने इसके जरिए डाल दिया है? दरअसल प्रियंका गांधी अपने तौर पर भारत की सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थितियों में बीजेपी के हिंदुत्व को बाखूबी समझती रही है और पहली बार कांग्रेस के भीतर राहुल गांधी हो या राहुल के इर्द गिर्द के वह तमाम नेता जो रणनीति बना रहे हैं अब वह भी समझने लगे हैं। क्योंकि याद कीजिए 5 अगस्त 2020 जब भूमि पूजन अयोध्या में राम मंदिर को लेकर हो रहा था या उससे पहले जब ऐलान किया गया तो राहुल गांधी हो या सोनिया गांधी हो, दिग्विजय सिंह हो या सलमान खुर्शीद हो, सबने अलग अलग तरीके से राजनीतिक तौर पर सवालिया निशान दागे थे। लेकिन उस वक्त भी प्रियंका गांधी ने जो पर्चा जारी किया उसमें बहुत साफ तौर पर राम जन्मभूमि मंदिर को लेकर भूमि पूजन के मद्देनजर राष्ट्रीय एकता, बंधुत्व और सांस्कृतिक समागम के अवसर के मद्देनजर उस भूमि पूजन को देखा था। तो क्या भारत के भीतर जनता की समझ और वोटरों की समझ या नागरिकों की समझ धर्म में आस्था के आश्रय चलती है और उसी तरीके से बीजेपी ने उसे बाखूबी भुनाया है? तो फिर उससे पहले जब इंदिरा गांधी थी या फिर उससे पहले जब राजीव गांधी इससे पहले जब थे तो उनकी राजनीति क्या कहती थी? हमें लगता है आज उन पन्नों को खोलिए तब आप समझ पाएंगे कि दरअसल कांग्रेस के भीतर नए राजनीतिक प्रयोग और उसका असर आने वाले वक्त में भारत की राजनीति और भारत के सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थितियों पर कैसे पड़ेगी। क्योंकि याद कीजिए एक वक्त 1970 में चले जाइए आप, उस समय एकनाथ रानडे हुआ करते थे। एकनाथ रानडे दरअसल विवेकानंद शिला स्मारक के कार्य में लगे हुए थे
और ये कार्य किसी और ने नहीं बल्कि आरएसएस ने सौंपा था। उस वक्त गुरु गोलवलकर हुआ करते थे। लेकिन इंदिरा गांधी ने जब रानाडे से मुलाकात की तो और उन्हें समझाया कि दरअसल स्वामी विवेकानंद के विचार भारत में क्यों दुनिया भर में फैलने चाहिए और भारत सरकार आपके साथ खड़ी है। अंतर सिर्फ इतना है कि दरअसल आप विवेकानंद को हिंदू संत के आधार पर नहीं बल्कि भारतीय संत के आधार पर देखिए और हिंदू संस्कृति नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति के साथ स्वामी विवेकानंद को आप जोड़िए, तब आप उनका विस्तार अंतर्राष्ट्रीय तौर पर कर पाएंगे। और इसका असर यह हुआ कि वह रानाडे जो बचपन में नहीं बल्कि 1926 में ही यानी आरएसएस के बनने के अगले बरस ही वो आरएसएस से जुड़ गए थे। और जिस वक्त गुरु गोलवलकर को जेल हो गई थी, जब महात्मा गांधी की हत्या हुई, आरएसएस पर प्रतिबंध लगा, तो गुरु गोलवलकर ही थे जो लगातार सरदार पटेल से मिला करते थे। और उसके बाद जिस संविधान को तैयार करने की दिशा में आरएसएस ने कदम बढ़ाया, उसमें देवरस और भैया जी दाणी के साथ रानाडे थे। उस रानाडे को इंदिरा गांधी ने साधा, अपने साथ लिया। और यह एक ऐसी परिस्थिति थी जिसमें आरएसएस के हिंदुत्व को लेकर राजनीतिक तौर पर जनसंघ आगे बढ़ती, उससे पहले इंदिरा गांधी ने उस पूरे हिंदुत्व के आभा मंडल को कांग्रेस के साथ लाकर खड़ा कर दिया। इंदिरा गांधी ने कई राजनीतिक प्रयोग किए थे, आरएसएस को लेकर किए थे। आपके जहन में यह भी होगा कि नेहरू भी सॉफ्ट रहते थे आरएसएस को लेकर, इसीलिए 1963 में 26 जनवरी की परेड में आमंत्रित किया गया था संघ को। लेकिन सवाल था कि मौजूदा वक्त में कांग्रेस क्या इस दौर में सबका वोट नहीं चाहती है, और जिस रास्ते वो चल पड़ी थी वो सबसे कमजोर होती चली गई। तो एक क्षण के लिए राजीव गांधी के दौर के उन पन्नों को भी खोलिए जहां पर कांग्रेस या राजीव गांधी खुद जिस सॉफ्ट हिंदुत्व के आसरे बढ़ रहे थे, वहां पर सवाल ही नहीं उठता था कि बीजेपी कहीं आगे बढ़ पाए। क्योंकि राजीव गांधी ने के ही प्रयास से जो रामायण दिखाया गया टेलीविजन पर, दूरदर्शन पे, ये प्रयास किसी और का नहीं था बल्कि ये राजीव गांधी का प्रयास था। और उसके बाद 1986 में राजीव गांधी ने मंदिर अयोध्या में जो राम मंदिर है उसके ताले खुलवाए थे। और यह लोग बहुत कम जानते हैं कि राजनीतिक तौर पर 1989 में चुनाव से ऐन पहले आरएसएस साथ खड़ी हो जाए, इसका प्रयास भी हुआ था। और इस वक्त जो राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित पंजाब के हैं, उस समय वो कांग्रेस में थे और उनके घर पर बैठक हुई थी और उनके घर पर राजीव गांधी के प्रतिनिधि गए थे और इस बात का जिक्र था कि अयोध्या का राम मंदिर दे दिया जाएगा आरएसएस को, लेकिन चुनाव के वक्त साथ खड़े होना होगा कांग्रेस के, आरएसएस के। यह हम उस वक्त का आपसे जिक्र कर रहे हैं। इन सवालों को आज इसलिए उठाने की जरूरत है क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो राम मंदिर रथ यात्रा आडवाणी ने निकाली वह यूं ही निकाली थी। उसके पीछे भी नागपुर के तमाम वह लोग जो संघ से जुड़े हुए हैं, एक नाम हम दिलीप देवधर का लेते हैं जो इस बात का जिक्र करते हैं, जो देवरस के बेहद करीब रहे। उनके हिसाब से भी माने तो इस बैठक के बाद इसकी जानकारी वाजपेयी और आडवाणी को लगी और वाजपेयी और आडवाणी जानते थे कि इससे पहले केरल और जम्मू कश्मीर को लेकर भी किस तरीके से इंदिरा गांधी ने साधा था आरएसएस को और आरएसएस उनके साथ खड़ी थी। तो 1989 के इलेक्शंस में अगर आरएसएस कांग्रेस के पीछे लाकर खड़ी हो जाती है अयोध्या में राम मंदिर के मद्देनजर, तो फिर उनकी अपनी राजनीति क्या होगी। तब एक उस समय प्रमोद महाजन और लाल कृष्ण आडवाणी ने जो बिसात रथ यात्रा की बिछाई वह बिछी और विश्व हिंदू परिषद को अयोध्या के राम मंदिर के आंदोलन के साथ आरएसएस ने जोड़ दिया। यानी राजनीतिक तौर पर राजीव गांधी भी समझते थे, इसलिए राजीव गांधी के काल में आप जाइएगा तो हमें लगता है 3 प्रयोगों का जिक्र आपको समझना होगा जो 89 के वक्त उन्होंने किया था। उस समय एक तरफ अयोध्या के राम मंदिर के मद्देनजर समझौता आरएसएस से हो रहा था, दूसरी तरफ शाहबानो केस याद कीजिए, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति थी, और तीसरी तरफ मिजोरम में सरकार बनाने के लिए वहां पर जो 92% ईसाई है उनको साथ लाने के लिए जो बाइबल की पूरी राजनीति थी उसको भी मत रहे थे। यानी राजीव गांधी इस देश के धर्म की राजनीति के मद्देनजर बहुत बारीकी से हर परिस्थिति को समझते थे, या फिर उनके इर्द गिर्द जो समझदार लोग उस वक्त
उस राजनीति को साधने वाले होंगे, उन्होंने बाकायदा उस दिशा में कदम राजीव गांधी के बढ़वाए थे। लेकिन मौजूदा वक्त में एक लंबा वक्त देखिए, नरेंद्र मोदी का उदय या उससे पहले मनमोहन सिंह के दौर की परिस्थिति या मुस्लिम तुष्टीकरण का सवाल जो भी अपने तौर पर उठता चला गया, उसमें एक बड़ा राजनीतिक प्रयोग पहली बार कर्नाटक में बजरंग दल पर प्रतिबंध के ऐलान के साथ हुआ। और दक्षिण भारत और उत्तर भारत की राजनीति में एक लकीर सांस्कृतिक परिस्थितियों की भी है, आस्था के मद्देनजर भी है, और शायद इन दोनों परिस्थितियों को जोड़कर राजनीति साधने की दिशा जो नॉर्थ इंडिया में है, उत्तर भारत में है, वो दक्षिण भारत में हटकर है। इसीलिए दक्षिण भारत में बीजेपी पैर पसार ही नहीं सकी। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस पहले से हर जगह मौजूद थी, लेकिन उसने अपनी राजनीति को साधते साधते कहीं छत्रपों को आगे बढ़ाया, कहीं बीजेपी को स्पेस दिया, और पहली बार वह परिस्थिति एक झटके में दोबारा लौट रही है। क्योंकि जब हम इस बात का आपसे जिक्र कर रहे हैं तो यह दरअसल कमलनाथ के हाथ में मध्य प्रदेश की राजनीतिक कमान है। ये वही कमलनाथ है जिस समय भूमि पूजन हो रहा था और उस समय प्रियंका गांधी ने उसे राष्ट्रीय एकता, बंधुत्व और सांस्कृतिक समागम का अवसर माना था। उसी वक्त कमलनाथ बाकायदा भगवे रंग का चोला पहनकर हनुमान चालीसा का पाठ कराया उन्होंने, और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से राम मंदिर के लिए 11 चांदी की ईंट भेंट करने का ऐलान किया। दरअसल जब आप आरएसएस की राजनीतिक सक्रियता को साधने चले और उससे निकले हुए प्रचारकों की उस राजनीति को साधने चले जिसके भीतर का पाठ ही दरअसल संघ परिवार की उस मनस्थिति से निकला होता है जहां राजनीति नहीं बल्कि सबके साथ सरोकार रखते हुए परिवार के साथ जोड़ने की दृष्टि होती है, उसे आप कैसे साधेंगे अगर आप सिर्फ राजनीति करने की दिशा में उन मुद्दों को उठाते हैं जो इस देश के भीतर में पेट से जुड़े हुए हैं, भूख से जुड़े हुए हैं, रोजगार से जुड़े हुए हैं। वामपंथियों को याद कीजिए, 1947 के बाद से उनका कद बहुत बड़ा था, लेकिन भारत की राजनीति में धीरे धीरे वो खत्म क्यों हो गए? यहां की सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थितियों से उनके सरोकार कटे हुए थे, मुद्दों के साथ जुड़े हुए थे, और वो सारे मुद्दे इस दौर में कांग्रेस ने अपने साथ ले लिए। अब यह सवाल सबसे बड़ा था कि जब समूचा का समूचा वामपंथी विचार कांग्रेस में समा चुका है, उसके बाद अगला हिस्सा था कि जिस रास्ते बीजेपी राजनीति साधने निकलती है उस दिशा में कांग्रेस अगर कदम बढ़ाए तो बीजेपी कहां बचेगी और कैसे बचेगी। यह सवाल शायद अब मध्य प्रदेश के उस राजनीतिक प्रयोग से जा जुड़ा है जहां पर जो संकट कर्नाटक की राजनीति को साधते वक्त बजरंग दल को प्रतिबंध करने के ऐलान के साथ बीजेपी के लिए संकट की शुरुआत हुई, वह एक नए सिरे से मध्य प्रदेश की राजनीति में जहां पर जिले दर जिले मंदिर ही मंदिर है, जहां पर आस्था खूब घुमड़ती है। इसीलिए जब आप ध्यान दीजिएगा तो बीजेपी जिन जगहों पर जीतती है वहां पर धर्म और आस्था का सवाल होता है, या फिर दूसरी परिस्थिति वहां पर होती है जहां पर मुस्लिमों की तादाद 10% से ज्यादा है, वहां पर बीजेपी चुनाव जीतती है। गठबंधन की राजनीति में अलग थलग पड़ना और हिंदुत्व के आसरे कांग्रेस का खड़ा होना, यह बड़ी डेंजरस सिचुएशन बीजेपी के सामने आकर खड़ी हो रही है। लेकिन बहरहाल उसके बावजूद भी हमें लगता है कुछ चीजों पर मध्य प्रदेश में ध्यान इसलिए दीजिए क्योंकि जहां जहां पर मुस्लिमों की तादाद 10% से ज्यादा है, वो रतलाम का इलाका है, वो उज्जैन का इलाका है, वो शाहजहांपुर का इलाका है, वो देवास का इलाका है, इंदौर का इलाका है, विदिशा का इलाका है, भोपाल भी है और बुरहानपुर भी है। यहां की सीटों को जब आप परखेंगे तो पता चलेगा यहां पे 80% सीटें बीजेपी ने जीती है। लेकिन एक क्षण के लिए मध्य प्रदेश को अपने हिस्से में रखिए और जरा सोचना शुरू कीजिए कि पिछले चुनाव में भी बीजेपी को जो वोट मिले थे वह 41% मिले थे और कांग्रेस के जो वोट थे वो 40.89% थे, यानी लगभग 13-14%, 13-14% बीजेपी से कम थे। हालांकि कांग्रेस को 114 सीट मिली थी और 109 सीट बीजेपी को मिली थी। बात के हेरफेर को भूल जाइए, जहां पर खरीद फरोख्त हुई, एमएलए को ले आया गया, उसको थोड़ी देर के लिए भूल जाइए।
जो बीजेपी का पूरा वोट बैंक है वो दरअसल 5 इलाकों में सिमटा हुआ है। अगर आप 5 संभाग देखें यानी 5 डिवीजन को देखें, वह सागर का इलाका, रीवा का इलाका, भोपाल का इलाका, उज्जैन का इलाका और नर्मदापुरम का इलाका। हालांकि इसमें एक जगह शहडोल भी आप जोड़ सकते हैं। इन 6 जगहों को जोड़िएगा तो कुल 121 सीटें हैं। इसमें से 78 सीट बीजेपी ने जीती थी, सवाल यह भी नहीं है। इसके भीतर जब घुसे, हमारी पूरी टीम ने पूरा अध्ययन करना शुरू किया, तो वो कौन कौन सी जगह थी जहां पर बीजेपी का वोट परसेंटेज कांग्रेस की तुलना में लगभग दुगने के हिसाब से चल रहा था, और वहां पर क्यों हिंदू आस्था चल रही थी और क्यों उस भरोसे बीजेपी का वोट बैंक बढ़ रहा था, क्योंकि सामान्य परिस्थिति में बीजेपी का वोट बैंक कांग्रेस से नीचे आ जाता है। हालांकि 2013 में याद कीजिए, उस समय बीजेपी 45% वोट बैंक ले गई थी, कांग्रेस से 36% थी, लेकिन उसमें एक बड़ी रफ्तार के साथ आगे बढ़ी और 36 से 40% पहुंची। दूसरी तरफ वो 45 से 41% पहुंचे, लेकिन फिर दोबारा उसी पॉइंट पे आइए जहां कांग्रेस का हिंदुत्व, जो सॉफ्ट हिंदुत्व कहिए, हार्ड हिंदुत्व कहिए, वोट बैंक के लिए हिंदुत्व कहिए, बीजेपी को मारने के लिए हिंदुत्व कहिए, आरएसएस के उस हिंदुत्व के पूरे आभा मंडल में सेंध लगाने के लिए कहिए, जो कहिए, लेकिन कांग्रेस को अब यह समझ में आ रहा है कि दरअसल सागर, रीवा, भोपाल, उज्जैन 102 सीट, इसमें से 66 सीट जहां पर बीजेपी जीती, उन 66 सीटों में से 32 सीट ऐसी है जहां पर कांग्रेस की तुलना में उसका वोट बैंक लगभग डबल है। और यही वो परिस्थिति है जो एक झटके में वोट बैंक की पूरी राजनीति को डिगा सकती है, जिस रास्ते अब कांग्रेस चल पड़ी है। और यह राजनीतिक प्रयोग साधु संतों के आश्रय हो या लोगों के हिंदुत्व की भावना को साथ लेकर चलना हो, या बीजेपी के हिंदुत्व को जिस लिहाज से वह पूरे समाज और हिंदू धर्म से जोड़ती है उसके बीच खड़े होकर तर्क करने की परिस्थिति हो, या फिर इन सब से हटकर खुद को राममय बनाने की परिस्थिति हो। क्योंकि जब हम आपसे जिक्र कर रहे हैं कि जब राजीव गांधी 1989 के चुनाव प्रचार में निकले हुए थे, तो उनसे आखिरी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, यह प्रेस कॉन्फ्रेंस चेन्नई में हुई थी, और उनसे यह सवाल पूछा गया था कि आपका क्या मानना है राम मंदिर को लेकर और वो कब तक बन जाएगा। इस पर उनका बहुत साफ तौर पर जवाब था, जो आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, कि हम चाहते हैं कि एक समाज के भीतर एक राय हो जाए, और उस दिशा में हम बढ़ चुके हैं, और यह वादा मैं करता हूं कि अयोध्या में राम मंदिर बनेगा। यह उनकी आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सवाल का जवाब था। और उससे पहले जिस लिहाज से जिसका जिक्र हमने किया कि ताला भी उन्होंने ही खुलवाया, और रामानंद सागर की रामायण दूरदर्शन पे दिखाए जाए, इसका भी प्रयास किया। कई तस्वीरें आपको मिल जाएंगी गूगल में टटोलने पर, जहां पर रामायण के किरदारों के साथ आपको राजीव गांधी नजर आएंगे। और राम मंदिर का वादा 1989 में वो कर रहे हैं, और किसी से नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर रहे हैं। इसीलिए सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा था कि दरअसल राजीव गांधी अगर प्रधानमंत्री होते तो जल्दी बन जाता, क्योंकि उसके बाद चीजें टलती चली गई, और 2014 के भी बीजेपी के मैनिफेस्टो में अयोध्या के राम मंदिर का जिक्र नहीं था। तब डेवलपमेंट था, मनमोहन सिंह पर सीधे सीधे वार था, उस दौर के स्कैम्स का जिक्र था, और तमाम चीजों का जिक्र, उसको दोहराने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब दोबारा लौटिए उसी मध्य प्रदेश के इस राजनीतिक प्रयोग के भीतर में, क्योंकि कांग्रेस जानती है कि चंबल, ग्वालियर, जबलपुर और इंदौर, इन 4 जगहों की 109 सीटों में से कांग्रेस ने 74 सीटें जीती थी। अब ये जो ग्वालियर और चंबल का कुछ हिस्सा है, जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ चला गया बीजेपी में, क्या वो लौटेगा या नहीं लौटेगा, लेकिन इसका अध्ययन भी बतलाता है, खास तौर से मध्य प्रदेश के भीतर उज्जैन का इलाका, खजुराहो का इलाका, ओरछा का इलाका, ग्वालियर का इलाका, चित्रकूट का इलाका, मंदसौर का इलाका, सतना का इलाका, छतरपुर का इलाका। हम इलाकों का जिक्र सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहां पर धर्म के नाम की राजनीति का पूरा लाभ बीजेपी को मिला है इस दौर में, खास तौर से जब से मामा आए यानी शिवराज सिंह चौहान आए, और उन्होंने इसी को भगवामय होकर और अपने साथ इस धर्म की आस्था को लपेटते हुए राजनीति साधने की जो कोशिश की, इसमें उनको सफलता मिली, कोई इनकार नहीं है। लेकिन
अब सवाल यह है कि दूसरी तरफ कमलनाथ कहीं ज्यादा बड़े मामा हो गए हैं। वो कहीं ज्यादा तरीके से अब भगवा वस्त्र ओढ़कर और पूजा पाठ और तमाम प्रक्रिया और लगातार वो बागेश्वर धाम में जाकर बैठने लगे हैं। और बागेश्वर धाम के भीतर से जो भी अनुगुंज निकलती है उसमें कांग्रेस के खिलाफ आपको कुछ सुनाई नहीं देगा। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मध्य प्रदेश दरअसल यकीनी तौर पर भारत का वो मध्य क्षेत्र का इलाका है जो ग्राउंड जीरो है, जहां पर बीजेपी अपने उस हिंदुत्व की राजनीति को नए सिरे से प्रयोग कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, उसका भी इम्तिहान होना है, क्योंकि सारे मुद्दे जो थे वह खारिज हो चुके हैं और उन मुद्दों के आसरे बीजेपी चुनाव जीत नहीं सकती है। इवन शिवराज सिंह चौहान के पास भी कोई मुद्दा नहीं बचा है। अगर कमलनाथ की सरकार होती तो एंटी इनकम्बेंसी हो गया तो, लेकिन एक बरस के बाद ही विधायकों को खरीद के आप सरकार बना गए और ये खुले तौर पे था कि कितना कितना पैसा किस किस के अकाउंट में गया। ये सारी बातें जब हैं तो राजनीतिक तौर पर जो पुरानी परिस्थितियां चली आ रही थी, जो 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी थी, उसके भीतर यह एक नई परिस्थिति आकर खड़ी हो गई है, जहां पर कांग्रेस कहीं ज्यादा राममय होकर उस बीजेपी के सामने खड़ी है जो बीते 15 बरस से राममय ही थी और लगातार उन्हीं बातों का जिक्र कर रही थी। और मध्य प्रदेश की लगभग 64 सीटें ऐसी हैं जहां पर बीजेपी को कोई जरूरत नहीं है, अगर मुस्लिम तुष्टीकरण का तमगा कांग्रेस के माथे पर मढ़ दिया जाए तो अपने आप खेल हो जाएगा, अपने आप कमाल हो जाएगा। लेकिन मध्य प्रदेश के भीतर कानून व्यवस्था उस तरीके से छिन्न भिन्न भी नहीं है और मध्य प्रदेश के भीतर हिंदुओं में वो खौफ भी नहीं है मुस्लिमों को लेकर, जो खौफ राजनीतिक प्रयोग के तहत गुजरात या उत्तर प्रदेश की राजनीति को साधने के लिए चुनावी प्रचार तक में जगाया गया। और यहां तक कि 2014 को याद कीजिएगा तो खुद मौजूदा वक्त में देश के गृह मंत्री अमित शाह का वो भाषण, जिसमें वह खुले तौर पर जिक्र किस रूप में कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम को लेकर, उसको तो इलेक्शन कमीशन तक पहुंचाया गया था। लेकिन सवाल वही है कि भारत की राजनीति में जो जीत जाता है वो जीत जाता है और हारे हुए को लेकर इस देश में कोई राजनीति नहीं होती है, वो हारा हुआ होता है। तो भारत का चुनाव जीतने के लिए लड़ा जाता है, हारने के लिए नहीं लड़ा जाता है। शायद ये समझ पहली बार राहुल गांधी में आ गई है। चुनाव जीतने के लिए लड़ा जाता है और जब चुनाव जीतने के लिए लड़ा जाता है तो वो तमाम परिस्थितियों को अपने साथ लाकर खड़ा करना होगा। और शायद इसीलिए जिस सॉफ्ट हिंदुत्व के आसरे आजादी के बाद से भारत के भीतर संघ की सियासत पनप नहीं पाई और मंडल कमंडल के दौर के बाद से उसने जो कुलांचे मारने की शुरुआत की, वहां पर कांग्रेस खामोश हो गई थी, मंडल को लेकर भी और कमंडल को लेकर भी। और मौजूदा वक्त का सच यह है कि कांग्रेस या राहुल गांधी मंडल को लेकर भी साथ चल रहे हैं और कमंडल का जिक्र भी खुले तौर पर करने की परिस्थिति में लाकर कांग्रेस को खड़ा कर चुके हैं और उसकी शुरुआत मध्य प्रदेश में हो चली है। और ये खतरे की घंटी सिर्फ मध्य प्रदेश के लिए बीजेपी की नहीं है, बल्कि यह 2024 को लेकर कहीं बड़ी खतरे की घंटी है।